बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम आज से डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। जैसा कि आपको मालूम है कि शुरू के जो है ना लेक्चर्स में हमने डिस्कस किए थे कि ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स, टू ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, दैट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो आज हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स को जो है ना हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हमने ये कहा था कि हम यहाँ से जो है ना क्या करते होते हैं, कंक्लूजन निकाल रहे होते हैं। यानी एक आपके पास कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, उसका हमने एक कंक्लूजन निकालना है, उससे डिसीजन हमने ड्रा आउट करना है, उसी को इन्फ्रेंस कहा जाता है। तो बेसिकली इस इन्फ्रेंस को, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस को जो है ना दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक एस्टिमेशन है और एक टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है। तो हमारे कोर्स में जो है ना हमने इसको शामिल किया है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस को। तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसमें आपने समझना है कि हाइपोथेसिस ही क्या होता है। ठीक है ना, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस तो आपको बता दिया है कि हमने एक कंक्लूजन ड्रा आउट करना है अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर। ठीक है, इसके सिंपल से डेफिनेशंस चलो इसको पहले पढ़ लें। ये है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग is an act in statistics whereby an analyst or a researcher tests an assumption regarding a population parameter. The methodology employed by the analyst depends on the nature of the data used and the reason for the analysis. ठीक है, ये इस टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के जो है ना होल प्रोसीजर में, इसको मैं आसान लफ्जों में समझा देता हूँ कि ये है कि सबसे पहले आपने हाइपोथेसिस को समझना है कि हाइपोथेसिस ही क्या है। ठीक हो गया, फिर उसको हमने टेस्ट तो आपको बताया, उसको टेस्ट करना है। हाइपोथेसिस होता है जी कोई स्टेटमेंट होती है, ठीक है, या किसी का क्लेम होता है। ठीक है, यानी मिसाल के तौर पर कोई कंपनी है, ठीक है ना, लेट सपोज हम कहते हैं ये जो ट्यूब जो बल्ब ऊपर लगे हुए हैं, ठीक है ना, जो बल्ब है, लाइट बल्ब है, वो जो कंपनी का जो बनाने वाला ऑनर है वो क्लेम करता है कि इसकी एवरेज लाइफ जो है ना वो 1 ईयर है, लेट सपोज। तो हमने इसी स्टेटमेंट को, इसी क्लेम को, जो उसका दावा है, उसको हमने टेस्ट करना है कि वो सही है या गलत है। ठीक हो गया, कि जो उसने जो क्लेम किया कि उसकी एवरेज लाइफ, यानी उसकी जो वारंटी होती है ना ट्यूबलाइट के, इस तरह की चीजों के जो है ना, जैसे आपकी मोबाइल फोन की या इस तरह की जो है ना वारंटी होती है, तो उस वारंटी का जो है ना आजकल के जो आपके पास ये जो एनर्जी सेवर जो आ रहा है उसकी वारंटी है, तो वो वारंटी क्या है, वो एक क्लेम है, एक हाइपोथेसिस है। तो इसको हम टेस्ट करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह कोई कहता है कि कोई और क्लेम करता है, मिसाल के तौर पर टायर, ठीक है ना, जो टायर बनाने वाले फैक्ट्री है वो कहता है कि हमारी जो कंपनी ने टायर बनाया है वो इतना माइल्स तक चलेगा, इसकी वारंटी है। तो इसको देखो जी, दो तरह के इसको चेक करना, एक तो हम उसको चला के, व्हील को चला के इतने माइल्स चला के फिर हम चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। दूसरा, हम यहाँ से उसकी सैंपल की बेस पे जो है ना हम चेक करते हैं। अब जैसे कि वो कंपनी, जो टायर की कंपनी है, उसने तो ऐसे ही अंदाजन कोई स्टेटमेंट तो नहीं दिया होगा ना, उसने आपको कोई इन्फॉर्मेशन अबाउट उस पॉपुलेशन के जो है ना आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ होगा। ठीक है, यानी उसने अगर लेट सपोज वो जो कंपनी है वो टायर बनाते हैं, तो वो हजारों लाखों की तादाद में वो टायर्स बनाते हैं। ठीक हो गया, तो अगर वो ऐसे ही अंदाजन वो क्लेम करता है कि इतना लाइफ चलेगा, नहीं तो हम आपको एक नई टायर दे देंगे, तो वो अगर 1 साल ना चले कोई भी, ठीक है ना, फिर तो वो कंपनी तो डूब गया ना। तो इसलिए क्या होता है कि वो उससे कुछ सैंपल लेते हैं, फिर उस पर वो टेस्ट करते हैं, करने के बाद वो पूरी पॉपुलेशन के लिए, कुछ टायर्स को चेक करने के बाद वो पूरी पॉपुलेशन के लिए क्या करता है, एक स्टेटमेंट, एक वारंटी वो बनाता है कि ये इतना माइल्स चलेगा। ठीक हो गया, तो ये इस क्लेम को हमने टेस्ट करना है।
तो किस तरीके से इस तरह के जो क्लेम्स होते हैं, इस तरह के जो हाइपोथेसिस होते हैं, उसको हमने टेस्ट करना है। तो किस तरीके से टेस्ट करते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब किस टाइप के हो सकते हैं, मिसाल के तौर पर कुछ एग्जाम्पल्स है। मिसाल के तौर पर इफ आई रिप्लेस द बैटरी इन माई कार देन माई कार विल गेट बेटर गैस माइलेज, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट है, ये इसी को हमने वो जो है ना टेस्ट करना है इसी टाइप के। इफ आई ईट मोर वेजिटेबल्स देन आई विल लॉस वेट फास्टर, ठीक है। यानी वेजिटेबल ज्यादा खाने से वेट लॉस होता है या नहीं होता है, ये हमने चेक करना है, ठीक है, टेस्ट करना है। इफ आई एड फर्टिलाइजर टू माई गार्डन देन माई प्लांट्स विल ग्रो फास्टर। इफ आई ब्रश माई टीथ एवरी डे देन आई विल नॉट डेवलप कैविटीज। इफ आई टेक माई विटामिन्स एवरी डे देन आई विल नॉट फील टायर्ड, ठीक होगी। इस टाइप के जो है ना एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, उसको आपने टेस्ट करना है स्टैटिस्टिकली। किस तरीके से उससे हम एक कंक्लूजन ड्रा करता है, उसी को कहते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक हो गया। अब जनरल प्रोसीजर पे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें हमने कितने टॉपिक्स को हमने डिस्कस करने हैं। ये जो नजर आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। 8 में जो रेड 2 है वो दोनों सेम है। तो 7 टॉपिक्स को हमने इसमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले नंबर पर है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन। अच्छा, एक ये क्लियर कर दे, जो पहले 4 आपको नजर आ रहे हैं ना, वो सिंगल मीन के लिए। हमने सिर्फ एक एवरेज को पॉपुलेशन मीन, जैसे किसी ने कहा ना कि उसकी टायर कंपैरिजन नहीं हो रहा है, यहां पर कंपेयर नहीं करना है, सिर्फ एक मीन को टेस्ट करना है, क्लेम को टेस्ट करना है। कोई कहेगा कि जो है ना जो टायर के है इतना माइल्स है, जो ट्यूब लाइट है वो 1 ईयर उसकी एवरेज लाइफ है। तो इस तरह के एक सिंगल मीन को हमने चेक करना है। पॉपुलेशन मीन का मतलब होता है कि वो जो कंपनी, टायर की कंपनी वाला है, वो अपने पूरे पॉपुलेशन के बारे में, पूरा पॉपुलेशन का मतलब उसने जितने टायर्स उसने बनाए हैं वो, ठीक है ना, जितने टायर्स उसके हैं उन सब के बारे में वो एक क्लेम दे रहा है कि एवरेज लाइफ टाइम जो है ना वो उसकी इतना माइल्स है, 800 माइल्स है, 1000 माइल्स है, एवरेज लाइफ है। तो उसको हमने चेक करना है। तो उसके लिए फिर कंडीशंस होती हैं, ठीक है। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नॉन एंड एन इज लार्ज, एक केस ये है, स्टैंडर्ड डेविएशन नॉन हो एन लार्ज हो, पहला केस। एन का मतलब होता है स्मॉल एन सैंपल साइज, ठीक है। दूसरा केस फिर यही मीन, सिंगल मीन को चेक करना है, लेकिन कंडीशन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन नॉन सेम हो गया, लेकिन एन क्या है, स्मॉल है, ठीक है। एन लार्ज, स्मॉल का मतलब ये होता है कि एन यानी सैंपल अगर आप 30 से ज्यादा ले रहे हैं, 30 या 30 से ज्यादा ले रहे हैं तो वो एन लार्ज है। अगर 30 से कम आप सैंपल ले रहे हैं तो वो एन स्मॉल है, ठीक हो गया, स्मॉल एन हो जाएगा सैंपल साइज। इसी तरह तीसरा केस है स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया हुआ, नहीं मालूम, और एन लार्ज है। और तीसरा केस स्टैंडर्ड डेविएशन भी अननोन है और एन क्या है, स्मॉल है, 30 से कम है, 30 से कम है। यहां पर हमने ये 4 केसेस है। फिर इसके बाद और मजीद 3 केस आ जाता है, वो डिफरेंस ऑफ मीन के लिए। अब यहाँ पे दो पॉपुलेशन को हमने डिस्कस करना है, कंपेयर करना है। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट विच कंपेयर्स मीन ऑफ 2 ग्रुप्स अनइक्वल वेरिएंस, ठीक है। ये कंडीशन है, ये अनइक्वल वेरिएंस जो है ना, ये आपके पास, इसको मैं थोड़ा ठीक कर दूं। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट कहता है इसको, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, ठीक है ना। यहाँ पे टी लगेगा और इसमें हमने विच कंपेयर 2 मीन्स, डिफरेंस ऑफ मीन के लिए है ये 3 केस। यहाँ पर आपने किसी 2 चीजों को आपने चेक करना है, लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों सैंपल इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं ना, एवरेज हाइट ऑफ मैन एंड एवरेज हाइट ऑफ वुमेन, हम ये चेक करना चाहते हैं। तो हाइट ऑफ मेन से हाइट ऑफ वुमेन का कोई लेना देना तो नहीं है ना, इंडिपेंडेंट है। वुमेन की अपनी अलग हाइट होती है, मैन की अलग हाइट होती है, ठीक हो गया। उस वक्त अब आपको कुछ एवरेज हाइट, मेन के कुछ एवरेज हाइट दिया हुआ होता है और कुछ वुमेन के जो है ना हाइट्स दिए हुए होते हैं। तो उन दोनों को आपने कंपेयर करना है कि क्या, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं स्कर्दू डिस्ट्रिक्ट के
जो मेन स्कर्दू सिटी में रहने वाले हैं उसमें मैन और वमेन की एवरेज हाइट इक्वल है या नहीं है, या मैन की ज्यादा है एज कम्पेयर टू वुमेन, या वुमेन की ज्यादा है एज कम्पेयर टू मैन। इस तरह के जो आपको डेटा मिलता है जिसमें दोनों जो सैंपल है वो इंडिपेंडेंट हो, दोनों एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ता हो या एक के कम होने से दूसरे पे कोई इफेक्ट पड़ता हो, ऐसा ना हो, ठीक है, इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट सैंपल। ये आप क्लियर करना, अपने क्वेश्चंस आएगा तो आपने खुद इसको पहचानना है कि डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, क्या है, ठीक है ना। तो इंडिपेंडेंट सैंपल का मतलब यही होता है कि एक का दूसरे पे कोई इफेक्ट ना हो, एक में चेंजेस आने से दूसरे में कोई चेंजेस ना आता हो। तो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, हम दो सैंपल्स को टेस्ट करेंगे लेकिन दोनों आपस में इंडिपेंडेंट होंगे। एग्जांपल मैंने आपको दिया, हाइट ऑफ मैन एंड हाइट ऑफ वुमेन, ठीक है। और इसमें एक कंडीशन ये भी होगा कि इनकी वेरिएशंस जो होगी इनमें अनइक्वल होंगे, इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। यानी मैन के अंदर और वुमेन के जो वेरिएशंस है वो अनइक्वल है। ये केस है, इस पे हमने टेस्ट करना है, डिस्कस करना है। इस तरह के केस हमारे पास आते हैं तो इसको कैसे कंपेयर करना है, कैसे टेस्ट करना है, कौन सा टेस्ट लगेगा। और एक होता है आपके पास इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट विच कंपेयर मीन्स फॉर टू ग्रुप्स, ठीक है ना, इक्वल वेरिएंस। ये केस है। अब ऊपर वाला अनइक्वल का था, ये अब आपके पास इक्वल वेरिएंस का है। करना फिर वही हमने कंपेयर ही करने हैं, ठीक है ना। ये चीज, ये टॉपिक इसका है, ठीक है। सेम टू सेम है, दोनों आपके पास इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट है, लेकिन वेरिएंस यहां पर क्या है, इक्वल है, ठीक है। और इक्वल वेरिएंस के लिए फिर हमने मेथड थोड़ा सा अलग होगा, फार्मूला अलग होगा, और इस तरीके से आपने इस केस को आपने टेस्ट करना है। फिर एक आपके पास आता है पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट विच कंपेयर्स, ठीक है ना, मीन फ्रॉम द सेम ग्रुप आउट एट डिफरेंट टाइम, ठीक है। इसको पेयर्ड सैंपल भी कहते हैं, इसको आप डिपेंडेंट सैंपल भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली एक ही चीज क्या होता है, बिफोर एंड आफ्टर टाइप्स के डेटा इसमें होते हैं, ठीक है ना। बिफोर एंड आफ्टर टाइप्स का इसमें डेटा होता है। इसको भी आप रखें, आपके लिए समझने में आसान है। शॉर्ट से इसका डेफिनेशन है, ठीक है ना, विच कंपेयर मीन्स फ्रॉम द सेम ग्रुप एट डिफरेंट टाइम्स, ठीक है। अगर वही हाइट के अगर हम एग्जांपल ले लें, मिसाल के तौर पर देखो, डिपेंडेंट बिफोर एंड आफ्टर टाइप का, मिसाल के तौर पर मेडिसिन खाने से पहले और मेडिसिन के खाने के बाद, ट्यूशन लेने से पहले क्या उसके सब्जेक्ट में टेस्ट के मार्क्स थे, और एक महीना पढ़ाने के बाद आपकी क्लास के क्या मार्क्स हैं। तो हम यहाँ पर उस की इफेक्टिवनेस को हम चेक कर रहे होते हैं। यानी इसमें आपने इस जहन में रखना है कि इस टाइप के पेयर्ड सैंपल में जो है ना, आपका बिफोर एंड आफ्टर टाइप्स के डेटा होता है, ठीक हो गया। और ये वन सैंपल टी टेस्ट विच टेस्ट द मीन ऑफ सिंगल ग्रुप अगेंस्ट नॉन मीन, वो यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो राइट मैंने किया हुआ है ऊपर, वही ये और ये सेम है, ठीक है। तो इसमें से ये जो नीचे वाला जो आपके पास 1 2 3 4 लास्ट जो 4 आपको नजर आ रहा है, उसमें हमने टी टेस्ट लगाना है। और ऊपर ये जो 4 है उसमें से पहले 3 में हमने टी लगाना है, जी लगाना है, जेड टेस्ट, और आखिरी वाला जो ये वाला जो रेड आपको नजर आ रहा है 4th नंबर पर, उसमें हमने टी लगाना है। उसमें यह है कि आपने ये जहन में रखना है, जब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको सिग्मा से डिनोट करता है, अगर ये नॉन हो, दिया हुआ हो, तो एन को देखने की जरूरत ही नहीं है, आपने डायरेक्ट जेड लगाना है, ठीक है। समझ रहे हो ना कि आपने इसको ठीक से समझना है। देखो ये केस है कि जब आपके पास केस आप पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को आप पढ़ेंगे, ठीक है ना, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम इस पे क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। आप पहले क्वेश्चन को और से पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद देखेंगे कि क्या उसमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन या सिग्मा दिया हुआ है। अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब आपने जेड लगाना है। तो ये फर्स्ट 2 केस देखो, एस डी नाउन, एस डी डॉस, एस डी फॉर मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नाउन। तो नाउन है तो आगे एन वाले कंडीशन को देखने की जरूरत नहीं है, एन स्मॉल हो या लार्ज हो, जो भी हो, स्टैंडर्ड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नाउन है तो आपने जेड लगाना है। तीसरे केस पे आप आते हैं पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन। अब आप यहाँ पे जेड नहीं लगा सकते। अब आप
सोचेंगे ये तो नॉन होगा तो हमने z लगाना था, फिर आप अगले n की तरफ जाएंगे कि n इज लार्ज। n लार्ज हो तो स्टैंडर्ड एविएशन अननोन हो या नॉन जो भी हो तब भी आपने z लगाना है। n लार्ज जब होता है ना तो ये ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम के हिसाब से जितना जितना आप n को सैंपल्स, n क्या है छोटा स्मॉल n सैंपल साइज है ना, सैंपल को आप जितना बढ़ाते जाएंगे तो वो पॉपुलेशन के करीब जितना जाएगा उतना वो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन के करीब हो जाएगा। तो इसलिए n लार्ज हो तो फिर हम z। और आखिरी केस ये फोर्थ वन आपके पास देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन भी अननोन है और n भी स्मॉल है, तो यहां पर हमने t लगाना है। ठीक हो गया। ये केसेस है, ये इन सब पे हमने एक एक लेक्चर्स, एक एक वीडियो का एक एक लेक्चर बनेगा, इस पे अलग, इस पे अलग, इस पे अलग। अगर आप पहले एक पे में अगला जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो पहले वाले केस पे हमारा एक लेक्चर होगा और इस पे एक एग्जाम्पल भी मैंने करना है, तो वो अगर आपके अच्छे से समझ में आ जाते हैं तो दूसरा तीसरा भी आपके समझ में आएगा, हम डायरेक्ट चौथे पे आ जाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चंस आपको बताएंगे, इस तरीके से होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो हर किसी के लिए अलग अलग लेक्चर बनेगा, अलग अलग एग्जाम्पल्स होंगे। तो ये हमारे नंबर ऑफ लेक्चर्स ज्यादा आपको लगेगा लेकिन काम उतना ज्यादा नहीं है, थर्ड सारे रिजेम्बलेंस रखते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है ना। ये जितने भी केसेस है उनके जो प्रोसीजर मैं आपको अभी बताता हूँ, 6 स्टेप में हमने इसको टेस्ट करना है। इस सारे केसेस को जो आपको अभी बताए हैं कि इनको हमने 6 स्टेप, जनरल प्रोसीजर ऑफ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन मीन या डिफरेंस मीन, ठीक है। सिंगल मीन को टेस्ट करना हो या कंपेयर करना हो दो मीन को, डिफरेंस ऑफ मीन हो, ये जो 6 स्टेप है आपके पास, इसमें हमने इसको टेस्ट करना है, ठीक है। उन 6 स्टेप में से जो सबसे पहले नंबर पर आपके पास स्टेप्स आ जाता है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहला काम तो ये है कि आपने क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है, ठीक है। गौर से पढ़ने के बाद आपने ये पहचानना है कि इसमें से कौन सा केस है, क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है उसमें से कौन सा केस है, सिंगल मीन है या डिफरेंस ऑफ मीन है, एक ही पॉपुलेशन दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, या दो के बारे में दिया हुआ है जिसको हमने कंपेयर करना है। 3 भी हो सकता है, 3 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन वो हमारे कोर्स में शामिल नहीं है, फिर उसके लिए अलग से टेस्ट लगता है, उसके लिए अलग से प्रोसीजर है। हमारे यहाँ सिंगल मीन और डबल मीन के लिए सिंगल पॉपुलेशन को हमने टेस्ट करना है और दो पॉपुलेशन को हमने आपस में कंपेयर करना है, ठीक हो गया। तो आपने पहला काम क्वेश्चन पढ़ के देखना है कि कौन सा वाला है, सिंगल है या डबल है, एक ही पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है पूछ रहा है या दो पॉपुलेशन है कोई कंपैरिजन का कह रहा है। तो आपको पता चल गया, लेट सपोज पहले सिंगल मीन का है, तो सिंगल मीन का है तो फिर आपने ये देखना है कि इन पहले 4 केसेस में से कौन सा वाला केस है, क्या पहला वाला है, क्या एस डी नाउन है एन लार्ज है, क्या एस डी नाउन है एन स्मॉल है, क्या एस डी अननाउन है एन लार्ज है, क्या एस डी नाउन है और एन स्मॉल है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इनको पहचानने के बाद फिर आप जनरल प्रोसीजर पाएंगे। जो हाइपोथेसिस, सबसे पहला है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। आपने हाइपोथेसिस को बनाना है, कैसे बनाना है, ऐसे बनाना है कि जो आपको तो गिवन होता है, क्वेश्चंस के अंदर एक क्लेम होती है, एक स्टेटमेंट होती है, उस कंपनी का जो क्लेम है, उस बंदे का जो क्लेम है, स्टेटमेंट है, कोई बात जो भी उसने कही है अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी चीज के बारे में, या जिस चीज के बारे में उसने बताया है, ठीक है ना, तो वो वहां पे दिया हुआ होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपको लेट्स कोई प्रोजेक्ट में भी शायद दिया है कि ब्लड प्रेशर जो है ना और कोलेस्ट्रॉल का कंपैरिजन दिया हुआ है कि ब्लड प्रेशर बढ़ने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है या इस तरह से, तो वो उसका, अगर वो कहा हुआ है कि ब्लड प्रेशर उसको अफेक्ट करता है तो वही उसका स्टेटमेंट है, ठीक हो गया। या जैसे पहले अभी हमने डिस्कस किया था, कोई कहता है कि एवरेज लाइफ ऑफ बल्ब इज 1 ईयर, तो वो उसका स्टेटमेंट है। एवरेज लाइफ, एवरेज का मतलब मीन, मीन को हम म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, म्यू इज इक्वल टू 1 ईयर हो गया, ठीक है। अब जो उसकी अपनी स्टेटमेंट होती है, उसका अपनी जो बात होती है, उसने जो खुद जो क्लेम किया हुआ है, उसको नल हाइपोथेसिस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, नल हाइपोथेसिस कहते हैं, और उसको H नॉट से डिनोट किया जाता है। H के बाद ये जो सुफिक्स में मैंने 0 लिखा हुआ है ना, नॉट, उसको नॉट पढ़ते हैं, H नॉट, नल हाइपोथेसिस। इसमें क्या होता है, इसमें उस बंदे का क्लेम होता है। ये मैं आपको यहाँ पे क्लियर थोड़ा लिख दूं,
इसमें उस बंदे का ऑनर का, ठीक है ना, ऑनर्स का उसका क्लेम होती है, ठीक है, ऑनर क्लेम्स होती है, या कोई किसी चीज के बारे में किसी की स्टेटमेंट होती है, इस तरह का, इसको कहते हैं नल हाइपोथेसिस। उसमें इसमें हमने उसी की बात को लिखना है जो क्वेश्चंस में दिया हुआ है, जो उसने दावा किया हुआ है। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ये दूसरा H1 से इसको डिनोट किया जाता है, H फिर इसके बाद आगे सुफिक्स में 1, H1, ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है। ये क्या होता है, इसमें हमारी अपनी, ठीक है ना, और ऑन स्टेटमेंट जो जो होती है, ठीक है ना, यानी उसने जो बात की है ना उसके अगेंस्ट हम बात करते हैं, ठीक है, उसने जो बात की है उसके अगेंस्ट हम बात करते हैं, ठीक। तो ये मिसाल के तौर पर मैं आपको जो अगले लेक्चर है उसमें मैं इसको डिटेल में आपको बताऊंगा कि कितने टाइप के हाइपोथेसिस बन सकते हैं और किस तरीके से हाइपोथेसिस बनाना है, ठीक है ना, वो आपको नेक्स्ट उसमें लेक्चर में आपको क्लियर समझा दूंगा। फिलहाल आपने यही समझना है कि पहला जो स्टेप है वो फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस का होता है। दो तरह के हाइपोथेसिस बनते हैं, एक को नल हाइपोथेसिस कहते हैं और दूसरे को अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। नल हाइपोथेसिस को H0 से डिनोट किया जाता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को H1 से डिनोट किया जाता है। नल हाइपोथेसिस के अंदर उस कंपनी का, उस ऑनर का, उस क्वेश्चन में जो भी बंदा बात कर रहा है उसकी स्टेटमेंट, उसका क्लेम होता है, और H1 के अंदर उसका अपोजिट, जो उसने बात की है नल में, उसी का अपोजिट हम अपनी तरफ से यहां पे बना के लिखते हैं। ठीक हो गया, क्लियर। फिर हम आते हैं दूसरे पर। दूसरा आपके पास है, दूसरा जो आपके पास है वो क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दूसरा स्टेप। इसमें आपने ये देखना है कि वैसे तो क्वेश्चन में दिया होगा कि आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इतना लेना है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब इतना होता है, ये होता है कि जो डिसीजन हम, ये जो 6 स्टेप करने के बाद छठे स्टेप में आखिर में हम जो कंक्लूजन ले रहे हैं, जो कंक्लूजन हम ले रहे हैं उसके सही होने के कितने चांसेस हैं। यानी मिसाल के तौर पर अगर मैं 99% में लेता हूं, मैं कहता हूं 99% आई एम श्योर अबाउट माय कंक्लूजन, ठीक है। अगर मैं ये कहता हूं कि इस एक क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया, इस 6 स्टेप को पूरा करने के बाद मैंने आखिर में कंक्लूजन लिखा, मैंने H0 को एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया, यानी उस बंदे की स्टेटमेंट को मैंने या एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया, तो 99% में श्योर हूं कि मैंने सही डिसीजन ली है, 1% में श्योर नहीं हूं, ठीक है। अगर 95% की बात होती है, 90% की बात होती है, ये जो मैंने इसको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को अल्फा से डिनोट किया जाता है। ये जो सिंबल आपको नजर आ रहा है यहाँ पे वो अल्फा है, अल्फा से डिनोट किया जाता है। अल्फा या आप 0.01 लेंगे, या आप 0.05 लेंगे, या आप 0.10 लेंगे। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 है, H0 को रिजेक्ट करने के चांसेस हैं, ठीक है ना। अब टाइप यहां पर अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ठीक है, ठीक है। ये अल्फा आप 0.01 ले रहे हैं, इसका मतलब 1% आप वो उसका आपका एरर के चांस है, 99% आप श्योर है कि आप सही कर रहे हैं। 0.05 लेते हैं तो इसका मतलब यही है कि 95% आप श्योर हैं, 5% सिर्फ आपको डाउट है अपनी कंक्लूजन के ऊपर। और 0.10 लेते हैं तो इसका मतलब 90% आप श्योर है, 10% आपको डाउट है। तो आपने ये एक तो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा इतना टेक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिस परसेंट, या 0.05, 0.01, 0.10, ठीक है। अगर नहीं दिया हुआ तो फिर आपने इसको 0.05 को ही लेना है, ठीक हो गया। फिर तीसरे पे आ जाते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक में आपने क्या करना है, आपने वो फार्मूला लिखना है यहाँ पे। जस्ट क्वेश्चन को आपने पढ़ा, जैसे पहले कहा था ना, क्वेश्चन को आपने पढ़ा, पढ़ के आपने समझा, समझ के आपने देखा कि वो सिंगल मीन के लिए है या डिफरेंस ऑफ मीन के लिए है। सिंगल के लिए है तो सिंगल में 4 केसेस है, उसमें से कौन सा केस बन रहा है। डबल के लिए है तो उसमें भी 2-3 केसेस है, उसमें से कौन सा केस बन रहा है। तो फिर कंफर्म होने के बाद आपको पता चल गया Z लगेगा तो Z का फार्मूला यहाँ लिखना है, T लगेगा तो T का फार्मूला यहाँ लिखना है, ठीक है। चौथा स्टेप है कैलकुलेशन का। चौथा स्टेप क्या है, कैलकुलेशन। यानी अब आपने उसी क्वेश्चन को फिर से पढ़ के, गौर से पढ़ के, वहां से आपने Z के फार्मूले में जो भी चीजें रिक्वायर्ड है,
टी की या टी लगता है तो टी के फार्मूले में जो जो चीजें रिक्वायर्ड है वो आपने वहां से ढूंढ के निकालना है, निकाल के उस फार्मूले में पुट करना है। पुट करने के बाद आप वहां से z लगता है तो z की, टी लगता है तो t की वैल्यू को निकालना है। ठीक हो गया? ठीक है, क्लियर है ना? ये चीजें इंशाल्लाह अभी आगे जाके हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत काम करना है अभी इस पे, तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। फिलहाल एक इंट्रोडक्टरी आपका ये लेक्चर है कि इसमें हमने करना क्या है, क्या क्या होता है। ठीक हो गया? फिर आते हैं जी पांचवें पे। अब आपने वैल्यू निकाला, आपके पास एक सिंगल वैल्यू आ गया, या z है तो z क्या आ गया, t है तो t क्या आ गया। अब एक आता है जी क्रिटिकल रीजन या रिजेक्शन रीजन कहता है इसको। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये आपको ऑलरेडी जो है ना एक रीजन बना के देगा, दिया हुआ, वो अगले लेक्चर में मैंने देना है आपको, नेक्स्ट लेक्चर में होगा। एक रीजन होता है, एक आपको फ्रेम बना के देता है, ठीक है ना, यानी आपको एक हुदूद देता है, एक हद देती है, एक लिमिट देता है कि अगर वो उसी के अंदर आ रहा है, उसको पूरा कर रहा है तो वो रिजेक्ट हो गया, उसके बाहर आ रहा है तो एक्सेप्ट होंगे। यहाँ पे इसी के बेस पे हमने जो H0 है, जो उसका क्लेम है, जो उसका दावा है, जो आपका नल हाइपोथेसिस है, जो H0 है, उसको या हमने एक्सेप्ट करना है या हमने रिजेक्ट करना है। तो ये बेसिकली क्या होता है, उस रीजन का, इस क्रिटिकल रीजन का, यानी जो बना हुआ है, जो रिजेक्शन रीजन आपको बना के देता है, खास फ्रेम कहते हैं ना, मिसाल के तौर पर कोई कहते हैं कि यहां से यहां तक जाएंगे तो आप जिंदा रह सकता है, उसके आगे जाएगा तो आप गिर जाएंगे, आप मर जाएंगे। तो इस तरह का एक यहाँ पे एक सिस्टम दिया हुआ होता है, एक बाकायदा आपको रीजन एक बना के देते हैं कि आपने अपने जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, जो चौथे स्टेप में, 4 स्टेप के अंदर आपने जो वैल्यू कैलकुलेट किया है, उसको आपने इस क्रिटिकल रीजन का जो आपको मुख्तस जो बना के देता है, उस रीजन से, उस फ्रेम से, उस जो आपको जो लिमिट बना के देते हैं ना, उससे आपने कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद आपने देखना है कि क्या उसमें फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो उसमें फॉल कर रहा है, वो चीज सही हो रहा है, मतलब आपकी वैल्यू उसी के अंदर आ रहा है, उसको फॉल, उसमें फॉल कर रहा है, तो आप H0 को रिजेक्ट करेंगे। और ये आप कहाँ लिखेंगे, इस कंक्लूजन के अंदर आप लिखेंगे। इन वर्डिंग आपने लिखना है कंक्लूजन के अंदर, क्या आपने लिखना है कि सिंस अवर कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू या z इज इक्वल टू दिस फॉल्स या डज नॉट फॉल्स इनटू क्रिटिकल रीजन या रिजेक्शन रीजन, सो वी रिजेक्ट या एक्सेप्ट H0 नल हाइपोथेसिस। ठीक है, हमारी जो वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था 4 स्टेप में, जो z की वैल्यू या t की वैल्यू, वो इस क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रहा है, इस क्रिटिकल रीजन में आ रहा है, इसको ट्रू कर रहा है, तो हम हमारी नल हाइपोथेसिस को, यानी जो उसकी स्टेटमेंट है, उसको रिजेक्ट करते हैं। या आप कहते हैं जो हमने चौथे स्टेप में वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किया था, वह हमारी इस क्रिटिकल रीजन में फॉल नहीं कर रहा है, वो उस क्रिटिकल रीजन में नहीं आ रहा, डज नॉट फॉल इनटू क्रिटिकल रीजन, तो फिर हम उस वक्त H0 को रिजेक्ट नहीं करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, और एक्सेप्ट करने के बाद फिर हम आगे लिखेंगे एंड वी कंक्लूड दैट, फिर हम ये नतीजा निकालता है, ये डिसीजन हमने लिया, वी कंक्लूड दैट द एवरेज लाइफ ऑफ बल्ब, लाइट बल्ब इज 1 ईयर। एक्सेप्ट करता है तो ठीक है, जो उसने कहा था कि एवरेज लाइफ इसकी 1 ईयर है, या एवरेज लाइफ ऑफ द टायर ऑफ फलां कंपनी इज इतना माइल्स। एक्सेप्ट करता है तो उसकी स्टेटमेंट को सूहूबहू यहाँ पे ऐसा लिखना है। और अगर रिजेक्ट करता है तो फिर हमने क्या करना है, वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस करने के बाद वी कंक्लूड दैट द एवरेज लाइफ ऑफ लाइट बल्ब इज नॉट 1 ईयर, नॉट 1 ईयर, उससे ज्यादा हो सकता है या उससे कम हो सकता है, लेकिन उसने जो कहा है एग्जैक्ट 1 ईयर, वो 1 ईयर नहीं है। ठीक हो गया? तो इस तरीके से हमने डिसीजन लेना है। तो बात यही होती है कि या जो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है। यानी बात यही है, उसकी बात सही हो गया तो हमारी बात गलत हो गई, उसकी बात गलत हो गया तो फिर हमारी बात सही हो गई। ठीक हो गया? क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है 100%
ना सही तो थोड़ा बहुत आपको इस चैप्टर के बारे में जो आगे हम काम करने वाले हैं उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। और फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप लोग पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे जो है ना ये इजी होता जाएगा। थैंक यू वेरी मच।